अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी थर्ड जहाँ से हमने स्टोरी लास्ट टाइम छोड़ी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि उसने फैसला किया कि मैं कीमोथेरापी नहीं करवाऊँगा और मैं नेचुरली जो है ना खुद अपने आप को ठीक करूँगा। ठीक है, अपनी डाइट ठीक करके अपनी बाकी रूटीन सेट करके तो मैं इस तरीके से अपने आप को कैंसर से यानी कि निकालूंगा। लेकिन जब उसने ये फैसला किया तो उसके घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया और फिर सोने पे सुहागा के जिस डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ली थी वो बार बार उसके घर कॉल करके इन्फॉर्म कर रहे थे कि आपकी अपॉइंटमेंट थी तो ये था वो था, तो वो बेचारा वहाँ पे इस कंडीशन में फंस गया। अब आगे वो कहता है कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ कैंसर वॉज अ लॉट लाइक द मूवी ग्राउंडहॉग डे बिकॉज एवरी डे फेल्ट लाइक द सेम डे। कि मेरा जो पहला साल है ना कैंसर का, वो तो ऐसे था कि एक फिल्म है ग्राउंडहॉग डे उसकी तरह था, क्योंकि हर दिन मुझे एक जैसा ही लगता था। एवरी मॉर्निंग द सन केम इन थ्रू द ब्लाइंड्स, आई वोक अप वार्म एंड कोजी इन बेड फीलिंग गुड एंड देन आई रिमेंबर्ड आई हैड कैंसर। कि हर सुबह सूरज जैसे ही सूरज की रोशनी दाखिल होती थी कमरे में, मैं उठता था, मतलब मैं गर्माइश मिलती थी और मैं बड़ा अच्छा फील करता था। और फिर मुझे याद आता कि ये तो कैंसर है। तो फिर अ वेव ऑफ फियर एंड कोल्ड स्वेट वॉश्ड ओवर मी। फिर एक जना डर की लहर आती, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते मुझे। और फिर मैं हैरान होता कि क्या मेरी सूरत हाल बेहतर हो रही है या बदतर हो रही है। तो मैं उठ जाता और फिर दिन में अपने जो काम काज है उनमें मसरूफ़ हो जाता और इस तरीके से अपना ध्यान जो है वो अपने कैंसर के हवाले से, मतलब मेरी तवज्जो अपने कैंसर से हट जाती। लेकिन ऐसा नज़र आता था कि जब भी मैं रेडियो टेलीविज़न ऑन करता तो मुझे कैंसर का लफ्ज़ सुनाई देता, और जब जब मैं कैंसर का नाम सुनता तो मेरे अंदर जो है ना एक डर की लहर और एक परेशानी जो है वो मेरे अंदर शुरू हो जाती। तो अपने खौफ के बावजूद मैंने जो फ़ैसला किया था, मैंने जो प्लान बनाया था, मैंने वो जारी रखा। मैं उसी के साथ चिपका रहा और मैंने अपना मुतालिया, अपनी रिसर्च न्यूट्रिशन के बारे में, नेचुरल थेरेपीज़ के बारे में कि जिनके थ्रू मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी, उस पर मैंने जारी रखा काम। एंड दैट्स वेयर माई मॉम केम इन। और ये वो टाइम था कि जब मेरी वालिदा एंटर हुई। एंटर कैथरीन वर्क, उसकी वालदा का नेम कैथरीन वर्क है। तो मॉम्स बीन इनटू हेल्दी स्टफ फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। वो कहता है कि मेरी वालदा तो मतलब हेल्दी चीज़ें जब से मुझे याद है ना, वो तब से वो हेल्दी चीज़ें ले रही थी। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटा बच्चा था, शी बॉट होल ग्रेन ब्रेड इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड। कि वो जो सफ़ेद डबल रोटी है, वाइट ब्रेड है, उसकी निस्बत वो होल ग्रेन ब्रेड खरीदती होती थी। ग्रैनुला इंस्टेड ऑफ लकी चार्म्स, नेचुरल स्टीरिट ऑफ पीनट बटर इंस्टेड ऑफ शुगरी पीटर पैन। कि हर चीज़ में ना वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो फितरत के करीब हैं, कुदरत के करीब हैं, वो सिलेक्ट करती होती थी। शी फ्रोज योगर्ट एंड जूस टू मेक पॉप्सिकल्स एंड आई कैन नॉट रिमेंबर अ टाइम व्हेन वी डोंट हैव स्प्राउट्स, कैफीर और व्हीट जर्म इन द फ्रिज। कि वो कहते कि हम, मुझे याद नहीं पड़ता कि जब कभी हमारी फ्रिज में सब्जियां जो हैं वो ख़त्म हुई हों। ठीक है, और दही जमाती होती थी, जूस बनाती होती थी और सब कुछ नेचुरली लेती थी। तो आई नेवर पेड मच अटेंशन टू वट माई मदर वाज रीडिंग। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरी वालदा क्या पढ़ती रहती हैं। बट एवरी मंथ देयर वॉज अ न्यू स्टैक ऑफ बुक्स ऑन हर बेड साइड टेबल। लेकिन हर महीने जो है ना, उनके जो बेड के साथ वाला टेबल था उधर नई किताबों का एक स्टॉक लगा होता था। And over the years, she had amassed an impressive library devoted to health, nutrition, natural medicine, and alternative cancer therapy. और साल जैसे जैसे गुजरते गए तो उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना लाइब्रेरी रेडी हो गई थी कि जिसमें जो सारी किताबें थी वो हेल्थ के रिलेटेड, न्यूट्रिशन के रिलेटेड, नेचुरल मेडिसिन के रिलेटेड और कैंसर का जो मुतबादल
तरीका इलाज है उसके रिलेटेड जो है ना वो तमाम किताबें थी। तो अब आगे वो कहते हैं कि मतलब आम तौर पे लोग जिनको कोई बड़ी सीरियस बीमारी लगी हो ना, वही होते हैं जो नेचुरल मेथड्स के मुतल्लिक सर्च करते हैं। लेकिन मेरी वालदा को कभी सेहत का कोई मसला नहीं हुआ। वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती थी, प्रिवेंशन करती थी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जो है ना इल्म की प्यास बुझाने के लिए मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई किताबें जो है ना वो ढूंढ रहा था कि मुझे मिलें और मैं उनको पढूं और मतलब कुछ मुझे मेरे इलाज के मतलब पता चले। लेकिन वो कहता कि मुझे फिर पता चला कि मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ वो सब कुछ तो मेरी वालदा के पास मौजूद है, सारी किताबें, क्योंकि तकरीबन 3 दहाइयाँ हो गई हैं उन्होंने सारी किताबें यानी अपने पास सेव रखी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही सेव रखी थी। और जब वो कहता है कि मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं कैंसर के लिए कीमोथेरापी नहीं करवाऊँगा बल्कि ख़ुद ठीक होऊंगा नेचुरल मेडिसिन से, तो कहता है कि वो वाहिद जो है ना वो मेरी वालदा थी जिन्होंने मुझे समझा और मेरे फ़ैसले को सपोर्ट किया। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो डेस्परेट टू फाइंड अदर पीपल, रियल पीपल हु हैड हील्ड देयर कैंसर नेचुरली। कि इसी दौरानिए में मैं इस कोशिश में था, इस लगन में था कि मुझे ना ऐसे लोग मिलें कि जिन्होंने कैंसर से लड़ाई की और उन्होंने अपने कैंसर से निजात पाई है नेचुरली। तो कहते कि जितना मैं ढूंढता गया उतना वैसे लोग मुझे मिलते गए। ठीक है, मतलब उनके बारे में ऑनलाइन तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेरी वालदा के पास किताबों के ज़रिए मौजूद था, और फिर अल्टरनेटिव जो थेरेपीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस अवेलेबल थी, जो कैंसर से जिन्होंने सरवाइव किया उनके वीडियोस मौजूद थी, रिसर्चर्स की वीडियोस मौजूद थी, बुक्स मौजूद थी। लेकिन ये ऑनलाइन तो मुझे नहीं मिला, बट मुझे काफ़ी कुछ मिल गया। हर नया शख्स जो मुझे मिलता, मतलब कैंसर के हवाले से जो कैंसर से ठीक हुआ था, बच गया था, तो वो मुझे मज़ीद मेरे अंदर एक उम्मीद पैदा होती और मतलब मेरे लिए एक एडवेंचर टाइप जो है ना ये जर्नी बन गया। तो वो कहता है कि मेरी वालदा जो है ना एक क्लिनिकल जो है न्यूट्रिशनिस्ट को यानी माहिर ग़िज़ाइयात को जानती थी, कि जो हॉलिस्टिक हेल्थ में जिसकी स्पेशलाइजेशन थी, हॉलिस्टिक हेल्थ पे, इसीलिए मैंने पूरा एक जो है ना वो प्रोग्राम अरेंज किया था और वो ग्रुप में उसका लिंक आया था। आप लोग उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हॉलिस्टिक हेल्थ क्या होती है। ठीक है, उसमें यानी वो स्पेशलाइज थे वो माहिर ग़िज़ाइयात, और मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आप जो है ना उसके पास जाएं। कुछ दिन के बाद जो है मेरा एक दोस्त चर्च का, वो भी उसी जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट को मेरे पास लेके आया। तो ये कह लें कि मेरे लिए एक खुदाई इशारा था वाज़े। उस टाइम पे जो है उस माहिर ग़िज़ाइयात का जो क्लिनिक था वो 2 कमरों पे मुश्तमिल था। वो मेम्फिस, हमने स्टार्ट में पढ़ा ना उसकी सिटी, तो वो मशरकी साइड पे मेम्फिस के उसका ये 2 रूम पर मुश्तमिल ऑफिस था। मतलब मॉडेस्ट, मतलब बहुत सिंपल सा और बहुत डिसेंट सा, मतलब को बहुत ज़्यादा फैंसी और वो बहुत ज़्यादा अमीरों एलीट वाली लुक नहीं थी। जब मैं पहली दफ़ा उससे मिला तो उसने जो है ना वो खुले ढीले कपड़े जो है ना पहने हुए थे, ठीक है, और शर्ट और खाकी और क्लॉग्स, ये चीज़ें उसने पहनी हुई थी। मतलब एक वो वन मैन ऑपरेशन था, वन मैन आर्मी था, कि मतलब एक तरफ $multi-million कैंसर का क्लिनिक जो मैंने कुछ ही दिन पहले देखा था, और एक तरफ ये शख्स कि जो कैंसर का इलाज कर रहा है उसका क्लिनिक जो सिंपल 2 कमरों पे मुश्तमिल। ठीक है, और कैंसर वाले क्लिनिक पे जाके मुझे एक बेचैनी और एक जो फील हुआ था, एंजाइटी और सब कुछ, तो इस क्लिनिक पे आके तो मुझे बड़ा सुकून फील हुआ। ठीक है, और ये पहला शख्स है कि जिसने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ,
मैं बिल्कुल सही डिसाइड किया मैंने कि मैं अपनी डाइट के थ्रू, रॉ फूड के थ्रू, ठीक है, रॉ फूड यही होता है कि असली हालत में, ठीक है, एंड जूसेस वगैरह के थ्रू मैं अपनी जो इंटरनल डॉक्टर है उसको यूज़ करते हुए अपने आप को ठीक करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक वैलिडेशन थी, एक मुझे इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ डॉक्टर की इस बात से। तो अब वो कहते हैं कि जो बाकी डॉक्टर्स हैं ना, वेस्टर्न डॉक्टर्स जो हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो तो उनकी कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं होती। तो मैंने जब इस डॉक्टर के पास, होलिस्टिक प्रैक्टिशनर के पास गया, तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाने थे, सलाइवा टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ठीक है, हेयर एनालिसिस और बहुत सारी सप्लीमेंटेशन। ये मतलब सस्ती चीज़ें नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, ठीक है। और वो जो न्यूट्रिशनिस्ट था वो तो मतलब एक एक चीज़ का जो है ना वो तज्जिया कर रहा था कि मतलब बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो मुझे उसने चेक किया, डायग्नोस कर रहा था कि ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मुझे ठीक करे और रूट कॉज जो है ना डिजीज़ की उसको ठीक करे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ठीक करे, मेरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करे, मेरी जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव हो, मेरे किडनी के फंक्शन, इम्यून के फंक्शन, ओवरऑल पूरी बॉडी को देख रहा था। तो इसलिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मतलब टेस्टों में और फिर दवाइयों में, सप्लीमेंट्स में, हर चीज़ में। तो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे रेफ़र किया डॉक्टर रॉय पेज के पास। अब डॉक्टर रॉय पेज एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमने देखा कि कैंसर के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है, ठीक है, यानी 70 साल के करीब उसकी उम्र थी, रिटायर हो चुका था। तो लेकिन उसको रिटायर होना पसंद नहीं था, मतलब वो ज़्यादा हेल्प करना चाहता था लोगों की। तो डॉक्टर जो पेज है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना कैंसर के मरीज़ों को ही ठीक करते हुए, मतलब अपने नुकसानदेह तरीक़ों से ठीक करते हुए गुजारी, ठीक है, कि जिनका कोई मौसर असर जो है ना वो काम नहीं है, और उन्होंने उल्टा नुकसान ही किया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे गुजारी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के आखिरी सालों में जो नॉन टॉक्सिक थेरेपीज़ हैं ना, यानी जो नेचुरल थेरेपीज़ हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस बनाने शामिल कर लिया। और उस डॉक्टर पेज ने, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट था, उसने भी मेरा जो फैसला था कीमोथेरेपी ना करवाने का, वो उसने सपोर्ट किया। तो इससे मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। डॉक्टर पेज ने मेरा सारा जो हर महीने जो ब्लड टेस्ट होते थे वो सारे वो चेक करते होते थे, ठीक है, और जो आईवी थेरेपी होती थी न्यूट्रिशनल, वो डॉक्टर पेज देते होते थे, और फिर कुछ और टेस्ट वगैरह, स्कैन्स वगैरह लिख के देते होते थे करवाने के लिए। तो मतलब मेरी एक पूरी टीम बन गई कि जो मुझे मेरे लिए हीलिंग प्लान जिसने बना के दिया, ठीक है, और मैं उस पर जो है ना अपना फुली फोकस होकर मैंने काम किया। लेकिन पहला साल कहता बड़ा मुश्किल गुजरा, ठीक है, कि उसमें कुछ दिन ऐसे थे कि जब मैं खौफ ज़्यादा था, लाइक जिस तरह हर कैंसर का मरीज़ होता है, मैं बेहतरीन की उम्मीद कर रहा था और बदतरीन से डर रहा था कि कहीं मेरे साथ बहुत बुरा ना हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद भी थी कि बहुत अच्छा होगा मेरे साथ। तो ये जो एंजाइटी है ना, ये मेरे अंदर जो है ना बनती गई, और फिर टेस्ट के रिज़ल्ट जब आए, ठीक है, अब वो कहता कि मुझे डॉक्टर पेज जो है पसंद था, लेकिन मैं हॉस्पिटल में ना इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था। मतलब मुझे पसंद नहीं था वहाँ पे खड़े होना, बैठना और वहाँ पे टाइम स्पेंड करना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो जो है ना वो बस लेबॉर्ट्रीज़ का वो एक चूहा बन के रह गया हूँ, और मतलब जैसे फंस गया हूँ कहीं पे, और बस जल्दी से मुझे को मौका मिले और मैं निकलूँ यहाँ से, ठीक है। और वो कहता है कि मैं हमेशा उसका जब ऑफिस से निकलने लगता था ना, तो मैं 3-3 सीढ़ियाँ इकट्ठी उतर जाता था, इतनी तेज़ी से मैं उतरता था। मतलब एक बाहर जाके मुझे फिर कोई सुकून का सांस, सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा ये जब मिलती थी, तब मैं जो है ना पुरसुकून होता था। मतलब इतना मैं परेशान होता था ना उसके वो हॉस्पिटल और वो लैब में जाके, कि बस जैसे ही निकलता था मुझे सुकून आ जाता था। कुछ दिन के बाद वो कहता है कि मुझे रिज़ल्ट्स जो है ना आ गए टेस्ट के तब के,
और डॉक्टर पेज जो है वो पहले की तरह, हर बार की तरह एक्साइटेड थे, मतलब मेरी तरह ही, कि अब वो कहते हैं बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, ठीक है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। और इसने कहा कि शुक्र है खुदाया, ठीक है, थैंक यू जीसस। तो हर टेस्ट की जो रिपोर्ट थी ना वो बेहतर हो रही थी, यानी ऐसा नहीं था कि मैं बैक जा रहा था, मैं बल्कि प्रोग्रेस ही कर रहा था। और हर अच्छी रिपोर्ट जो है ना मुझे इंकरेजमेंट दे रही थी, मुझे उम्मीद दे रही थी, मुझे एक पॉजिटिविटी दे रही थी। तो कैंसर जो है ना, ये कह लेंगे, वो कहता है कि एक क्लियर, एक कट लाइन है, ठीक है, डिवाइडिंग लाइन है, कि ये आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों का ना अलग अलग कर देती है, ठीक है। कि अब वो कहता है कि बहुत सारी चीज़ों का मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कैंसर से पहले जिनको अहमियत देता था, अब वो मेरे लिए अहम नहीं रही। जो चीज़ मेरे लिए अहम थी वो मेरी अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपनी बीवी का ख्याल रखना, और फिर अपनी फैमिली पे फोकस करना, और मैं एक वालिद बनना चाहता था, ठीक है। लेकिन मेरे कैंसर डायग्नोसिस से मतलब जो है ना, मेरे ये वालिद बनने की ख्वाहिश, इस पे कह लेंगे थोड़ा इसको पोस्टपोन, इस प्लान को करना पड़ा कि मैं अभी वालिद नहीं बन सकता। तो क्योंकि मतलब मैं अवेयर था कि ये ना हो कि कैंसर की वजह से मेरी डेथ हो जाए अगले 5-10 साल में, तो ये ना फिर मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो अब वो कहता है, मैंने अपनी बीवी मीका से पूछा कि क्या वो रेडी है मेरे साथ फैमिली स्टार्ट करने में, यानी बच्चे वगैरह पैदा करने के लिए। तो उसने, मेरी बीवी ने कहा कि बिल्कुल मैं रेडी हूँ, ठीक है। मतलब उसे पता भी था कि उसे मुझे एक दिन दफनाना पड़ेगा और बच्चों को मेरे बगैर पालना पड़ेगा, लेकिन उसने फिर भी कहा कि बिल्कुल मैं रेडी हूँ। तो मतलब वो कहता है कि मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, तो मेरे हॉस्पिटल स्टे के दौरान वो कभी भी उसने मेरी साइड कह लें कि नहीं छोड़ी, ठीक है, हमेशा मेरे पास खड़ी होती थी। और जब मैं नहीं सोया होता था तो तब जो है ना वो मेरे पास बेड पे बैठ जाती थी और कुछ मूवीज़ के नेम लिखे हुए, मिथ बस्टर, अमेरिकन चॉपर शोज़ हैं, ये देखा करती थी मेरे साथ। तो अब वो कहता कि हमें कैंसर की मेरी डायग्नोसिस के बाद 4 माह के बाद पता चल गया कि मेरी बीवी को प्रेगनेंसी अब हो गई है। लेकिन जब हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, मतलब पूरी फैमिली में, उनकी, मेरी बीवी की फैमिली में, मैंने अपनी फैमिली में, तो रिएक्शन जो है ना मिक्स थे, कि कुछ जो है वो खुश हुए सुन के, और कुछ जो है वो ये कह रहे थे कि ये टाइम सही नहीं है बच्चे के आने के लिए, और ये जो है ना एक अच्छा नहीं हुआ। तो लेकिन अच्छा था या नहीं, अब बस जो है ना हमारा बच्चा जो है वो दुनिया में आने वाला था। 1 साल के बाद कैंसर का जब मेरा 1 साल हो गया, तो जब मैं दोबारा हॉस्पिटल में गया, तो इस दफ़ा जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने हाथों में, मेरी जो है ना बाजुओं में, हमारी जो बेटी है प्यारी सी, वो मेरी बाहों में थी। हमने उसका नेम मैरीन एलिज़ाबेथ रखा। तो अब वो कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी में ना वो चीज़ आ गई कि जिसके लिए मैं जीना चाहता था। मतलब जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझे अब अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रहना है, ठीक है। तो आप चेक करें, अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, कि जो मुसलमान नहीं हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कैसे अपनी औलाद की मोहब्बत और कि जो है ना, आप मतलब उनकी स्टोरी आप पढ़ के आपको लग रहा है ना कि लाइक ये तो हमारे जैसे ही इंसान है ना, इनके जज्बात सब कुछ सेम हमारे जैसे ही है। तो कुछ ही सालों के बाद मतलब जो है वो, जैसा बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर करते हैं, कैंसर से जब बच जाते हैं, तो वैसे ही मैंने भी कैंसर से निकलने के बाद किया, मैंने अपने आप को यानी कैंसर से जब दूर कर लिया, मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहता था इसके बारे में, ठीक है, कैंसर के बारे में। बस मैं अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में जो है वो सोचता था और नॉर्मल लाइफ में आना चाहता था वापस। तो वो कहता है कि मैंने दोबारा से रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया,
हाउसेस खरीदना बेचना ये काम स्टार्ट किया, कस्टम होम की रेनोवेशन स्टार्ट की। फिर हमारी दूसरी बेटी पैदा हुई 2008 में, मैकेंजी राय, ठीक है। और उसके एक ही हफ्ते के बाद मेरी उम्र भी 31 साल हो गई, ठीक है। अब आपको याद है कि उसे कैंसर कब हुआ था? 24 या 25 साल की उम्र में। और डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेट के बाद अगर कीमोथेरेपी करवाओगे तो कितने साल जिंदा रह सकते हो? 5 साल की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब उसे बगैर कीमोथेरेपी के 6 साल उसकी आफ्टर कैंसर अब ये गुजर चुके हैं, ठीक है। और वो कहता है कि मेरा जो बैंड था, म्यूज़िक बैंड आर्मा सिक्रेटा, वो भी रिकॉर्ड हुआ, रिलीज़ हो गया। 2 रिकॉर्ड हमने जो है ना बनाए, सेंचुरीज रिमेन इंडिपेंडेंट लिविडिटी, और मतलब हमने हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम किए मिड वेस्ट में, ईस्ट कोस्ट में। यानी हम बहुत ज़्यादा ना अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में बिज़ी हो गए। तो अब वो कहता कि इस टाइम पे आकर ना मेरी जो कहानी थी वो मतलब आसपास फैल चुकी थी, और लोग मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछते थे कि मैंने कीमो क्यों नहीं करवाई और मैंने इसके बदले क्या किया। और फिर जो है वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दुनिया के साथ जो मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। 7 साल अब हो चुके उसके कैंसर को। तो उसके बाद जब वो यानी 31 साल का हो गया, उसके बाद जो है ना उसने ब्लॉग लिखना शुरू किया क्रिस बीट कैंसर के नाम पे, कि ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, उन्हें उम्मीद मिले। और मैंने वहाँ पे हर ब्लॉग में मतलब रिसोर्सेज भी लिखता होता था शिफा के मतलब, और कैंसर से बचाव के लिए न्यूट्रिशन और नेचुरल नॉन टॉक्सिक थेरेपीज़ के बारे में भी लिखता होता था। तो उसने जो है वो फिर कहता है कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, कि जब कभी जो है वो कह लें कि लाइक मैं खो जाऊं, कंफ्यूज हो जाऊं, तो मतलब वो वेबसाइट देख के ना मुझे याद आ जाए कि मैंने किस टाइम पे कौन सी थेरेपी वगैरह ली हुई है और कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, ठीक है। सारा कहता है वो मेरा जो नॉलेज था इकट्ठा किया, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि लाइक दुनिया में मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, और वो भी मेरी तरह ही जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था तो वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने की तलाश में है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ब्लॉग थोड़ा एक्सपोजर उसको मिला, तो अब पूरी दुनिया से जो है ना लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए मुझे, कि जो कैंसर के बगैर जो है होलिस्टिक थेरेपी से जो है ना वो ठीक हुए थे। मतलब उन्होंने कोई मेडिसिन जो एलोपैथिक है ये नहीं ली थी, ठीक है। और इवन स्टेज 4 कैंसर के भी कुछ पेशेंट्स के मैसेजेस आए कि जब उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो गया, उस टाइम पे फिर उन्होंने नेचुरल थेरेपी स्टार्ट किया और उन्होंने सर्वाइव किया, बच गए, वो निकल गए उससे। तो अब वो कहता है कि मैंने उनसे इंटरव्यू करना स्टार्ट किया और उनकी भी स्टोरीज जो है ना क्रिस बीट कैंसर पे अपलोड करना स्टार्ट कर दी। और फिर मुझे मतलब इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि कैंसर ठीक हो सकता है, और बहुत सारे लोग हकीकत में ऐसा कर भी रहे हैं। तो मैंने फ़ैसला किया पब्लिक में जाने का, और ये जो ब्लॉग वाला सफ़र है वेबसाइट पे लिखना, ये इसने तो मेरी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया, ठीक है। कि मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली रेडियो पे, टेलीविज़न पे, फिल्म पे अपनी स्टोरीज़ सुनाने का, ठीक है। अपनी जो है ना अपना जो ज़िंदगी का असल वाक़या वो शेयर करने का। और वो कहता है कि मैं जो है ना अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सी वर्ल्ड, ठीक है, एंड ऑन द ट्रूथ अबाउट कैंसर सीरीज़, इसमें भी उन्होंने मेरा तारुफ करवाया, ठीक है। और मैं ऑनलाइन बहुत सारे समिट्स में गया, फूड रेवोल्यूशन, फूड मैटर्स, और बहुत जगहों पे मैंने ट्रैवल किया, बहुत सारी जगहों पे मैंने जो है स्पीच की, लंदन में, मॉस्को में, कंबोडिया में। मतलब इतना उसकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई। एक कैंसर के 7-8 साल के बाद जब वो कैंसर से निकल गया, तो उसने यानी तकरीबन पूरी दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया कि कैंसर से हम ठीक हो सकते हैं। और पूरी उसने अपनी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, मतलब उसने इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू की कि जो लोगों को हेल्प करती थी कैंसर के हवाले से, और कैंसर की प्रिवेंशन के हवाले से, कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से। तो सारा
उसने ना वर्क स्टार्ट कर दिया। अब ये चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है एक गैर मुस्लिम को मुस्लिम से। चेक करें, वो गैर मुस्लिम है, एक अंग्रेज़, उसने भी जब वो कैंसर से निकला तो अपना पूरा नॉलेज पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, अपनी स्टोरी शेयर की, इल्म फैलाया उसने। मतलब उसे भी पता था कि ये जो माफिया हैं ये मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसने बहादुरी से ये काम किया। जबकि हम जब मुसलमानों को देखते हैं तो इनके यहाँ जो है ये छुपाने वाला काम मिलता है। किसी ने अगर कैंसर को ठीक किया भी है, किसी डॉक्टर ने उसका इलाज किया भी है, तो वो पूरी दुनिया को नहीं बताता। ठीक है, जैसे ये क्रिस ने पूरी दुनिया को बता दिया, तो ऐसे कोई मुसलमान नहीं पूरी दुनिया को बताता। हालांकि हमारे पास इलाज तो है कैंसर का, लेकिन हमारे अंदर ये करेज और ये पैशन, ये चीज़ें नहीं हैं कि जो पैशन इंसान को आगे लेके जाता है, वो पैशन की कमी है हम में। ठीक है, लाइक दुनिया की भलाई का हम नहीं सोचते, हम बस अपनी भलाई का सोचते हैं। तो वो एक गैर मुस्लिम हो के दुनिया की भलाई का सोच रहा है कि लोगों का भला होगा, लोग कैंसर से निकलेंगे, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी उसके लिए, लेकिन हम पूरी दुनिया का नहीं सोचते। तो ये हमारे लिए एक मतलब लेसन होना चाहिए कि हमें भी पूरी दुनिया के इंसानों का सोचना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, हर इंसान की सेहत के बारे में अगर हमें किसी क्रोनिक बीमारी का इलाज पता है तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो अब आगे ये सारा वर्क स्टार्ट होता है कि जो 3 स्टेज कैंसर, कोलोन कैंसर है ना, उसका जो 5 साल का सर्वाइवल रेट है वो 53% है। ठीक है, और जो यंग एडल्ट पेशेंट है 40 साल से नीचे के, ठीक है, उनका 28% ज़्यादा रिस्क होता है तेज़ी से कैंसर के फैलने का। ठीक है, और उनमें से 30% लोग जो है ना वो कैंसर की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, 5 साल से पहले। तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ही रिपोर्ट के मुताबिक जो स्टेज 3 कोलोन कैंसर है, इसके जो पेशेंट्स हैं, अगर इसमें 1 से लेकर 3 तक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो फिर यानी उनका थोड़ा सर्वाइवल रेट बेहतर होता है बाकियों की निस्बत। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए तो फिर उसका सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। और लेकिन ये जो क्रिस था, इसके 4 लिम्फ नोड जो है ना इन्वॉल्व थे, यानी पहली 3 से ज़्यादा ही थे। तो यानी इसके बाद भी मेटा एनालिसिस स्टडीज़ की है कि कोलोन कैंसर पेशेंट में जिनका ट्यूमर लेफ्ट साइड पे होता है ना, उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वो कहते क्रिस का जो ट्यूमर था वो राइट साइड पे था। यानी सारी रिसर्च इस बारे में थी कि बस 5 साल ही जिंदा रहना है। यानी स्टेज 3 वाले पेशेंट तो 5 साल तक ही, यानी 53% चांसेस होते हैं जिंदा रहने के, और उनमें से 30% की तो डेथ हो जाती है। और फिर उसमें जो तीसरा कह लेंगे 3 अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर उसके फिर भी चांसेस बेहतर होते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा है तो फिर चांसेस कम होते हैं। इसके 3 से ज़्यादा थे यानी चांसेस कम थे। फिर ट्यूमर लेफ्ट साइड पे हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइवल के, लेकिन इसका राइट साइड पे था। तो मतलब हर लिहाज से रिपोर्ट तो ये कह रही थी, रिसर्च ये कह रही थी कि ये नहीं सर्वाइव करेगा, लेकिन उसने जब अपना इलाज स्टार्ट किया तो सर्वाइव कर गया। और अब ये किताब जिस टाइम उसने लिखी उस टाइम पे वो उसकी कैंसर को डायग्नोस हुए 15 साल गुजर चुके, यानी 15 साल हो गए और वो अभी तक जिंदा। ठीक है, लाइक मैंने अपना भरोसा, वो कहता है कि जो है ना, खुदा पे रखा, और उसी खुदा ने मुझे इस रास्ते पे लगाया। ठीक है, तो ये बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना, कि मतलब रिसर्च रिपोर्ट ये कह रही है कि आपने अगले 5 साल तक मुश्किल से बचना है, लेकिन वो जो है 15 साल हो गए और अभी तक जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, और अब वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये बहुत बात जो है ना वाजे कर देना चाहता हूँ कि लाइक मैं कोई अनोखा केस, कोई स्पेशल, कोई लकी नहीं हूँ। ठीक है,
मैं एक आम आदमी हूँ कि जिसने अपनी अंदर की आवाज़ को सुना, अपनी फितरत की, अपनी जो इंटरनल वॉइस है उसको सुना। मैंने अपने ईमान पे भरोसा किया और मैंने अब खुद से मेहनत शुरू की अपनी आप के ऊपर कि मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, ऐसे जो भी करेगा वो जाहिरी बात है वो ठीक होता है। जो खुद से फैसला कर लेना और खुद अपनी बॉडी पे मेहनत करे, अब ईमान पूरा उसका और उसके अंदर से आवाज़ आ रही है तो उसको जो फॉलो करे ना, फितरत की आवाज़ को, कुदरत की आवाज़ को, तो वो फिर ठीक हो जाता है। और ऐसे हज़ारों केसेस हैं, कोई यानी मैं अनोखा केस नहीं हुई। अब क्रिस कह रहा ना, अब कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से हर चीज़ निकाल दी कि जो मेरी बीमारी को ट्रिगर करती थी। ठीक है, और मैंने अपनी जो बॉडी है ना उसका उसकी मतलब कह लें कि पूरी एक इंटरनल ट्रेन ही बदल दी। मतलब एक ऐसी जगह अपनी बॉडी को एक इस तरीके से बना लिया कि जहाँ पे कैंसर जो है ना उसका कुछ जोर नहीं चल सकता। तो मैंने किया क्या, और मेरा ये बिलीव है कि हर एक ये शख्स कर सकता है इंक्लूडिंग यू। अब वो ये कहता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने 15 साल के रिसर्च में, कैंसर इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च में और उन लोगों के ऊपर रिसर्च में जो कैंसर से निकले, मैंने जो कुछ सीखा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, अब वो कहता है कि आपको पता चलेगा रिसर्च से ही कि जहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन यानी एलोपैथिक मेडिसिन फेल हुई, जहाँ पे वो गलत साबित हुई, क्यों कैंसर इंडस्ट्री जो है वो कैंसर की जंग हार गई। ठीक है, और किस तरीके से आप ये कैंसर ट्रीटमेंट के नाम पे जो इन्होंने गड्ढे खोदे हैं ना कैंसर इंडस्ट्री ने, उससे आप बच सकते हैं कैसे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस किताब में। आपको एग्जैक्ट मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने लाइफस्टाइल चेंज करनी है, कैसे कैसे डाइट चेंज करनी है। ठीक है, सब कुछ यानी मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत इजीली अपने कैंसर को हरा सकते हैं और खुद आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पूरी रिसर्च पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।